जय हिंद। मैं कुंदन सिंह शुरू कर रहा हूं अपनी अगली वीडियो जिसमें आज टॉपिक शुरू हो रहा है समुद्री बायोम। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है समुद्री बायोम, ये पिछली वीडियो में आधा कवर हुआ था, तो इस वाली वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे क्योंकि आधा अधूरा छूटा ना, कुछ तो छूटा ही। तो इसको यहाँ से शुरू करके और पूरा पढ़ते हैं। देखिए, समुद्री बायोम आप जानते हैं, बायोम की जो क्लास है वो इससे पहले हो चुकी है, तो मुझे लगता है बायोम के बारे में बताना अब ठीक नहीं है क्योंकि बायोम को आप पूरी तरीके से जानते होंगे और ये बायोम का लास्ट टॉपिक है, समुद्री बायोम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्थान। समुद्री जीव मंडल विश्व भर के महासागरों और समुद्रों में फैला हुआ है। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर शामिल हैं। यानी कि विश्व में जितने महासागर हैं सभी शामिल हैं। जलवायु। समुद्री जीव मंडलों की जलवायु अत्यंत विविध होती है। यह उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। महासागरों का तापमान, लवणता अलग अलग हो सकती है जो समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। जलवायु। समुद्री जीव मंडलों की जलवायु अत्यंत विविध होती है। यहां से पढ़ते हैं। वनस्पति। समुद्री वनस्पति में फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री घास, केल्प और विभिन्न प्रकार के शैवाल शामिल हैं। कोरल रीफ भी महत्वपूर्ण वनस्पति का हिस्सा है जो बहुसंख्यक समुद्री जीवों का घर होते हैं। जीव जंतु। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे मछलियाँ, ट्यूना, शार्क, स्तनधारी, व्हेल और डॉल्फिन। क्रस्टेशियंस जैसे झींगा, केकड़ा, मोलस्क, ऑक्टोपस, स्क्विड और विभिन्न प्रकार के कीट और जीवाणु। उदाहरण। समुद्री जीव मंडलों के उदाहरणों में ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी भारत, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। अच्छा, ये बायोम का जो चैप्टर था पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। आज से ही हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। इसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है और लिखा हुआ भी यही मिलता है। तो हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, थ्रेट और कंजर्वेशन। आगे चलते हैं। द बेसिक्स, विस्तार, महत्व और संकट। अच्छा, ये है जो अभी पढ़ा था उसी का हिंदी रूप है। यहां से शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट्स मतलब क्या है, किसके लिए है, क्या कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। तो पढ़ते हैं। यह जीवन रूपों की विविधता और परिवर्तनशीलता और उन परिस्थितिक तंत्रों का कुल योग है जो उन्हें आश्रय और समर्थन प्रदान करते हैं। एक क्षेत्र के जीन ही है ये, मतलब लिखा हुआ गलत नहीं है। मतलब अभी इसका वर्णन नहीं हुआ है, कोई सामंजस्य शब्द का बैठा नहीं है, तो आपको लग सकता है कि गलत है, लेकिन गलत है नहीं, अभी आगे वर्णन है इसका। एक क्षेत्र के जीन, प्रजातियों और परिस्थिति तंत्रों की कुलता मतलब फैमिली,
इसके 3 घटक हैं। कौन से? आनुवंशिक विविधता, प्रजातियों की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या होती है? एक प्रजाति के भीतर जीन की विविधता, एक ही प्रजाति की आबादी और व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक परिवर्तनशीलता होती है। प्रजातियों की विविधता क्या होती है? प्रजातियों के बीच विविधता, मतलब प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है वो। जैसे मेंढक है तो मेंढक की अलग विभिन्न विभिन्न प्रजाति, तो यही है विविधता, प्रजातियों की विविधता। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जटिलताओं की विविधता जिनका प्रजातियां हिस्सा हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यह है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब किसी जीव प्रजाति या प्रजातियों का आकार, विस्तार आदि। इसमें बताया गया है कि अभी तक पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया जा चुका है, यानी कि उनको पढ़ा जा सकता है, उनकी रिसर्च हो चुकी है। तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, इसको पढ़ के देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखिए, प्लांट्स, पृथ्वी पे लगभग 2,90,000 प्रकार के प्लांट्स हैं। एल्गी लगभग 23,000 प्रकार के हैं और अदर एनिमल 2,80,000 के हैं, 80,000 प्रकार के हैं। बाकी ये इस डायग्राम में लिखे हुए हैं उसके अंदर, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये नीचे विस्तार से लिखा हुआ है। यहाँ तो डायग्राम में छपा हुआ है, नीचे विस्तार से लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं। देखिए, एक्सटेंट। पृथ्वी पे अपेक्षित प्रजातियां कितनी है? अपेक्षित प्रजातियों की संख्या 8.7 मिलियन से 10 मिलियन के लगभग है। वर्णित प्रजातियां अभी तक कितनी है? 1.8 मिलियन लगभग, जिनमें 1.3 मिलियन जानवर, कीड़े 8.2 लाख, अन्य जानवर 4.8 लाख, पौधे 3 लाख, शैवाल 40,000, कवक 80,000, प्रोटिस्ट और अन्य सूक्ष्म जीव लगभग 80,000। अच्छा, ये वाला जो चिन्ह है, ऐसा मत सोचना कि आप मैं बता रहा हूं तो आपकी इंसल्ट हो रही है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ना पता हो। ये वाला जो चिन्ह दे रखा है ये लगभग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू यानी कि मूल्य। प्राकृतिक सेवाएं, प्राकृतिक सेवाओं में क्या क्या शामिल है देखते हैं। जैसे वायु और जल को शुद्ध करना, पृथ्वी के जलवायु का स्थिरीकरण और मॉडरेशन यानी कि आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मॉडरेशन, बाढ़, सूखे, तापमान में अत्यधिक वृद्धि और वायु की शक्ति का मॉडरेशन, अपशिष्ट का डिटॉक्सिफिकेशन और विघटन, पोषक चक्र सहित मिट्टी की उर्वरता का निर्माण और हटाना, फसलों का परागण। ये सभी प्राकृतिक सेवाएं हैं। अच्छा, केवल ये नहीं है, आगे भी है। भोजन का उत्पादन, लकड़ी और अन्य कच्चे माल और ईंधन की आपूर्ति, औषधि, फार्मा, जैविक सामग्री आदि का स्रोत, फसलों की किस्मों और पशुधन नस्लों, औषधियों और लकड़ी और अन्य कच्चे माल और ईंधन की आपूर्ति,
औषधि, फार्मा, जैविक सामग्री आदि का स्रोत। फसलों की किस्मों और पशुधन नस्लों, औषधियों और अन्य उत्पादों के लिए आनुवांशिक संसाधनों का स्रोत। सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य। अगला टॉपिक है फैक्टर और थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी। देखिए, यहाँ से अगर बायोडाइवर्सिटी हटा देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ बायोडाइवर्सिटी शब्द का कोई महत्व नहीं है। इसे पढ़ते हैं। फैक्टर थ्रेटनिंग मतलब जो ऐसे कारक जो प्रजातियों को खतरे में ले जाते हैं, जिनसे प्रजातियों को हानि होती है। पढ़ते हैं। पहला कारक क्या है? प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों का विनाश, भूमि को मानव बस्तियों, शहरी केंद्रों, उद्योगों और खानों, कृषि आदि के लिए उपलब्ध कराना। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र का विखंडन और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण क्षरण, जैविक संसाधनों का अतिदोहन और कुछ मामलों में लक्षित उन्मूलन। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों का परिचय, जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता में गड़बड़ी, सहविलुप्ति। सहविलुप्ति मतलब एक के साथ दूसरा भी विलुप्त हो जाता है, ये सहविलुप्ति है। अगला है मास एक्सटिंक्शन। यह क्या होता है? मास एक्सटिंक्शन यह सामूहिक विलुप्ति। एक चीज है मास एक्सटिंक्शन। क्या होता है मास एक्सटिंक्शन? यह सामूहिक विलुप्ति। देखिए, इसी की हिंदी ये दे रखी है। अब पढ़ते हैं कि मास एक्सटिंक्शन है क्या, यानी कि सामूहिक जो विलुप्ति है क्या है वो। पृथ्वी के इतिहास में वे घटनाएं जब बड़ी संख्या में प्रजातियां अल्पकालिक भूवैज्ञानिक समय में विलुप्त हो जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक पृथ्वी पर डायनासोर का काल था, और पृथ्वी से डायनासोर और उसके साथ कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। तो वो एक भूवैज्ञानिक काल था। ऐसे ही इन्हीं समय को पढ़ा जाएगा इसमें मास एक्सटिंक्शन में। इसमें बताया गया है कौन सा काल कब आया, किस काल में कौन सी प्रजाति समाप्त हुई। तो अभी पढ़ते हैं। जीवों की नई प्रजाति हाँ हो जाती है, यहाँ छोड़ा था। प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर पड़ता है। जीवों की नई प्रजातियों का उदय। जीवों की नई प्रजातियों का उदय होता है मास एक्सटिंक्शन के कारण। किन कारणों से मास एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी कि सामूहिक विलुप्ति किन कारणों से होती है? पहला कारण है विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट, उल्का पिंडों का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में परिवर्तन। ये दे रखे प्रमुख मास एक्सटिंक्शन घटनाएं और उनका समय क्रम। एक समय था ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति, लगभग 443 मिलियन वर्ष पहले। इस घटना ने समुद्री प्राणियों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया। अच्छा, एक चीज है कि ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन, एक तो इसका समय याद रखना कितने साल पहले था। दूसरा, इसमें किस जीव की विलुप्ति हुई थी? ध्यान रखना समुद्री जीवों को प्रभावित किया था। अच्छा, ये देवोनियन नहीं है, डिबोनियन इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो डिबोनियन विलुप्ति लगभग 359 बिलियन वर्ष पहले। यह विलुप्ति घटना
मुख्य रूप से समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। अब दो घटना, एक ऑर्डोविशियन और डेवोनियन, ये दो समय में समुद्री जीवों को ज्यादा प्रभावित किया गया है। इसके बाद है परमियन या ट्रियासिक विलुप्ति, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले। इसे महान मरना भी कहा जाता है। महान मरना यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति घटना थी, जिसमें लगभग 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय प्रजातियां समाप्त हो गईं। ट्रियासिक या जुरासिक विलुप्ति, लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले। इस घटना ने डायनासोरों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। क्रेटेशियस, पैलियोजोइक होगा, ये पैलियोजीन दे रखा है। क्रेटेशियस या पैलियोजोइक विलुप्ति, लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले। इस घटना ने डायनासोरों सहित कई प्रजातियों का अंत कर दिया और यह घटना व्यापक रूप से उल्का पिंड प्रभाव से जुड़ी मानी जाती है। आगे चलते हैं। छठा, मास एक्सटिंक्शन। इसको ज्यादा याद रखना है क्योंकि अलग से भी दे रखा है और दूसरा इसका महत्व भी ज्यादा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान चरण मास एक्सटिंक्शन में से एक है। इस चरण को अक्सर छठी मास एक्सटिंक्शन या एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। यह विशेष रूप से मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, जैसे कि पर्यावरण विनाश, वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। प्रदूषण, रासायनिक, प्लास्टिक और अन्य प्रकार के प्रदूषण ने कई प्रजातियों के लिए विषैले वातावरण बना दिए हैं। शिकार और अतिशोषण, अत्यधिक शिकार और मछली पकड़ने से कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने तापमान और मौसम के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे कई प्रजातियों का जीवन संकट में है। विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, आक्रामक प्रजातियों का परिचय स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित कर रहा है। अगला, आज प्रजातियों की विलुप्ति की दर अनुमानित है कि यह पृष्ठभूमि दर 100 से 1000 गुना अधिक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक दिन दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह अनुमान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ष हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिसमें से कई का अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा वर्णन भी नहीं किया गया है। द हॉटस्पॉट, क्या होता है? हॉटस्पॉट परिभाषा दी है। वैश्विक हॉटस्पॉट, भारत में हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट का विशेष मामला, सब आगे पढ़ेंगे। देखिए, कंसेप्ट पहले ही दे रखा है। हॉटस्पॉट क्या होता है? यह पृथ्वी पर ऐसे स्थान है जो दोनों है। दोनों का मतलब जैसे जैविक रूप से समृद्ध और गंभीर रूप से खतरे में। यानी कि जैविक रूप से अगर किसी एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करना, जैसे भारत में ही मान लो, अगर भारत का पश्चिमी घाट का मामला देखें ऐसे, तो यहाँ ये जो पश्चिमी घाट है इसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, पौधे वगैरह हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, यानी कि एंडेमिक है। एंडेमिक है। दूसरा, वो जो प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं वो खतरे में है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब क्या
विभिन्न प्रकार के पौधे पौधे या जीव जंतु जो कहीं और नहीं पाए जाते उनको एंडेमिक बोला जाता है। दूसरा, पेड़ पौधे जीव या जंतु खतरे में होने चाहिए, तो उस क्षेत्र को जहां गंभीर रूप से खतरा है और विशिष्ट पेड़ पौधे या जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, तो ऐसे क्षेत्र को हम हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं हॉटस्पॉट की अवधारणा। ये नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। देखिए, कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्या मुझे तो लगता है कि जो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा इन पर ध्यान देता नहीं है। अभी आर ओ का जो पेपर हुआ था उसमें इन्वायरमेंट शब्द किसने दिया वो पूछ लिया था, तो मैंने पढ़ाया था वो और पीछे दे रखा है। आप चाहें तो पिछली वीडियो खोल के देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। कंसेप्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में योग्य होने के लिए एक क्षेत्र को दो सख्त मानदंडों को पूरा करना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र को, मान लिया ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के भीतर ये एक क्षेत्र है, तो अगर इसको हॉटस्पॉट घोषित करना है तो इसके मानदंड क्या होने चाहिए, पढ़ते हैं। इसमें कम से कम 1500 बाहिकीय पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। पौधे जीवन का उच्च प्रतिशत जो ग्रह पर कहीं और नहीं पाया जाता वैसा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक हॉटस्पॉट अप्रतिस्थापनीय होना चाहिए। अप्रतिस्थापनीय मतलब उसको बदला न जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर नहीं बना सकते, जहां है वहीं रहेगा। अप्रतिस्थापनीय का मतलब ये है। इसमें दूसरा पद, इसमें इसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसे खतरे में होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर इसमें कम से कम 1500 बाहिकीय पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। स्थानिक मतलब एंडेमिक, जो भी मैंने पिछली बार बताया था कि जो पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं वो कहीं और ना पाए जाए। दूसरा, जो यहाँ की मूल वनस्पति है वो 30% कम से कम होनी चाहिए। 30% का मतलब यह है कि उसका विनाश या क्षरण हो रहा हो और वो अब 30% बची हो तो ये खतरे में हो जाएगी। आगे चलते हैं। मैपिंग दुनिया भर में 36 क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में योग्य है। यानी कि अब तक ऐसे 36 क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये हॉटस्पॉट पृथ्वी की भूमि सतह के केवल 2.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे दुनिया की पौधों का, दुनिया के की नहीं है, के है, दुनिया के पौधों की स्थानिक प्रजातियों का आधे से अधिक समर्थन करते हैं। मतलब तो ये है, देखिए दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट है और ये जो 36 हॉटस्पॉट है ये 2.4% है पृथ्वी के क्षेत्र का। लेकिन इस 2.4 में दुनिया भर की 43% सॉरी 43 नहीं, 50% दुनिया की वनस्पति का 50% स्थानिक प्रजातियों का आधे से अधिक यानी कि 50% से अधिक समर्थन करते हैं। यानी ऐसी प्रजातियां जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। और लगभग 43%, मैंने इसको पढ़ लिया था, यह पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियों को स्थानिक स्तर पर शरण देते हैं।
इसका मतलब यह है कि विश्व के 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर इस 2.4 में पाए जाते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार पीछे से देख लेंगे तो आ जाएगा समझ में। वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल आंकड़े हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। हॉटस्पॉट जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रजातियों की उच्चता होती है जो खतरे में है। जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है क्योंकि यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है, जैसे वायु, भोजन, पानी और पारिस्थितिक सेवाएं अभी हमने पीछे पढ़ी थी, तो वो सारी हॉटस्पॉट हमें प्रदान करता है। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो दोबारा से दे रखा है, दोबारा नहीं मतलब वही है। हॉटस्पॉट उन कमजोर मानव आबादी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि वनवासियों की बात कर रहा है। वनवासी हालांकि हॉटस्पॉट पृथ्वी की भूमि सतह का केवल 2.5%, देखिए अभी दे रखा था 2.4%, अब दे रखा है 2.5%, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये 4 ये 5 और पॉइंट के बाद है, तो इससे अच्छा ये वाला है। 2.5% मान लेंगे इसको, 2.5% हो जाएगा। हिस्सा बनाते हैं वे उन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का 35% हिस्सा प्रदान करते हैं जिन पर कमजोर आबादी निर्भर करती है। और ये 35% क्या दे रखा, अभी एक हमने पढ़ा था 43%, एक पढ़ा था 50%, और अब पढ़ रहे हैं 35%। 35 तो 43% था पक्षियों की प्रजाति, सरीसृप, इसको मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूं, अब बताते हैं। देखिए 43% था पक्षी, सरीसृप, उभयचर। ये 43% इनके लिए था, यानी कि जो 2.5% हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है उसमें 43% पक्षी, सरीसृप और उभयचर पाए जाते हैं। दूसरा था 50%, विश्व के पौधों का 50% इन 36 हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। और अगला है 35%, ये 35% है पारिस्थितिक सेवाओं के लिए। पारिस्थितिक सेवाएं जो है, पारिस्थितिक सेवाएं विश्व में जितनी पारिस्थितिक सेवाएं विश्व की जलवायु, वनस्पति आदि प्रदान करती है उसका 35% अभी हम बात कर रहे थे इसके लिए 35%। दोबारा पढ़ लेते हैं। हालांकि हॉटस्पॉट पृथ्वी की भूमि सतह का केवल 2.5% हिस्सा बनाते हैं, वे उन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का 35% हिस्सा प्रदान करते हैं जिन पर कमजोर आबादी निर्भर करती है। हॉटस्पॉट की रक्षा करके हम अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों की भलाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब टॉपिक है ग्लोबल हॉटस्पॉट, यानी कि विश्व के जो हॉटस्पॉट है।
वर्तमान में दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जो दुनिया की लगभग 60% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियों का समर्थन करते हैं। ये हॉटस्पॉट पृथ्वी की सतह का केवल 2.4 नहीं 2.5 हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन दुनिया के स्थलीय जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का घर है। हॉटस्पॉट का वितरण पूरे विश्व में समान नहीं है। कुछ क्षेत्र जैसे ट्रॉपिकल, एंडीज, फिलीपींस, मेसोपोटामिया और सुंडालैंड में हॉटस्पॉट की उच्च घनत्व पाई जाती है। अधिकांश जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें से 15 को पुरानी भौगोलिक रूप से सीमित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक चीज है ओकबिल। इसका हिंदी रूप है पुरानी जलवायु संरक्षित बंजर भूदृश्य। इसको ये लिखा हुआ है हिंदी में, अंग्रेजी में बताता हूँ। ओल्ड क्लाइमेटिकली बफर्ड इनफर्टाइल लैंडस्केप, ये ओकबिल की फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए। ओल्ड क्लाइमेटिकली बफर्ड इनफर्टाइल लैंडस्केप। एस को ऐसे ही लगाया गया है, यानी कि सम्मान देने के लिए मान लो या प्लूरल बनाने के लिए मान लो, एस का कोई औचित्य है नहीं। पढ़ते हैं। पुरानी जलवायु संरक्षित बंजर भूदृश्य जैव विविधता की एक अनूठी श्रेणी है। यानी कि ओकबिल क्या है? ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की एक श्रेणी है। पुरानी ओकबिल्स प्राचीन भूदृश्य हैं, जिनका भूवैज्ञानिक इतिहास अक्सर लाखों वर्षों का होता है। इस लंबे समय में अद्वितीय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के विकास की अनुमति दी है, जो इन विशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल हो चुके हैं। एक बार फिर से ओकबिल वही है। बंजर, अभी जो हमने पढ़ा था ये था पुराने के बारे में, यानी कि ओ के बारे में था। अब पढ़ेंगे सी के बारे में पढ़ेंगे, या देखते हैं क्या है। बंजर यानी कि आई के बारे में, इनफर्टाइल। बंजर ओकबिल में आमतौर पर पोषक तत्वों से विहीन मिट्टी होती है, जो वनस्पति की वृद्धि और उत्पादकता को सीमित करती है। इस कम उपजाऊपन ने विशेष पौधों की प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया है, जो इन पोषक तत्वों से विहीन परिस्थितियों में सहन कर सकती है या फल फूल सकती है। जलवायु संरक्षित इन भूदृश्यों ने लंबे समय तक तुलनात्मक रूप से स्थिर जलवायु परिस्थितियों का अनुभव किया है। इस स्थिरता ने प्रजातियों को बड़े जलवायु उतार चढ़ावों के बिना विकसित होने और बने रहने की अनुमति दी है। परिणाम स्वरूप ओकबिल्स में अक्सर उच्च स्तर की स्थानिकता होती है, जिसमें ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। उदाहरण, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। यह क्षेत्र अपनी उल्लेखनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें कई स्थानिक पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, और यह प्राचीन रेतीली मिट्टी की विशेषता वाला है। ब्राजीलियन सेराडो
पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी वाली एक विशाल सवाना सेराडो पृथ्वी पर कहीं और ना पाई जाने वाली पौधों और जानवरों की अद्वितीय विविधता का घर है। केप फ्लोरिस्टिक क्षेत्र। केप फ्लोरिस्टिक क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका अपने जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में प्राचीन पोषक तत्वों से गरीब मिट्टियां हैं और यह पौधों की उच्च स्तर की स्थानिकता का समर्थन करता है। थ्रेट्स टू ग्लोबल हॉटस्पॉट, यानी कि जो हॉटस्पॉट हैं उनको क्या खतरे हैं। हॉटस्पॉट का वितरण समय के साथ कई कारकों के संयोजन के कारण बदल सकता है, जिनमें मानव गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाएं और आक्रामक प्रजातियों का आगमन शामिल है। आगे पढ़ते हैं। द्वीप पारिस्थितिक तंत्र जैसे कैरिबियाई द्वीप विशेष रूप से आवास हानि के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनमें उच्च स्तर की स्थानिकता वाले कई हॉटस्पॉट होते हैं। जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट के वितरण को संभावित रूप से बदल सकता है, क्योंकि प्रजातियां बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने या प्रवास करने के लिए मजबूर हो सकती हैं, जिससे नए हॉटस्पॉट का उभरना या मौजूदा हॉटस्पॉट का नुकसान हो सकता है। आगे चलते हैं। मेजर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF यह समूह विभिन्न पौधों और जानवरों वाले क्षेत्रों की सुरक्षा में मदद करने के लिए धन और समर्थन प्रदान करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने ग्लोबल 200 इको रीजन नामक 200 महत्वपूर्ण स्थानों की एक सूची बनाई है, ताकि आवासों में पौधों और जानवरों को बचाया जा सके। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उन्होंने 218 विशेष क्षेत्रों को स्थानिक पक्षी क्षेत्र एंडेमिक बर्ड एरिया के रूप में पहचाना है, जहां अद्वितीय पक्षी प्रजातियां रहती हैं, और उन्होंने दुनिया भर में 11,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान की है। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये संस्था है, इन्होंने ग्लोबल 200 इको रीजन नामक 200 महत्वपूर्ण स्थानों की एक सूची बनाई है, ताकि विभिन्न आवासों में पौधों और जानवरों को बचाया जा सके। अगला वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी एक संस्था है, और क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड ये भी एक संस्था है। इन्होंने 218 विशेष क्षेत्रों को स्थानिक पक्षी क्षेत्र के रूप में पहचाना है, जहां अद्वितीय पक्षी प्रजातियां रहती हैं, और उन्होंने दुनिया भर में 11,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान की है। प्लांट लाइफ इंटरनेशनल एक संस्था यह समूह महत्वपूर्ण पौधों के क्षेत्रों की पहचान करने और उनकी देखभाल करने का काम करता है। अलायंस फॉर जीरो एक्सटिंक्शन, ये वैज्ञानिक और समूह दुनिया के सबसे अधिक संकटग्रस्त जानवरों और पौधों को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, इन्होंने हॉटस्पॉट का एक नक्शा बनाया है और प्रत्येक क्षेत्र में संकटग्रस्त जानवरों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की है।
अब देखिए, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, यानी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन हॉटस्पॉट। ये क्लास मैं पहले रोकना चाहता था, यहाँ रोकना चाहता था, लेकिन रोकी इसलिए नहीं क्योंकि मेजर कंजर्वेशन जो ये टॉपिक है, इसको बीच से पढ़ते तो समझ में नहीं आता, और मुझे बताना पड़ता कि ये जो है ये हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक है और ये इसके लिए वगैरह काम किए गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बतानी अलग से पड़ती। अब ये एक बार में ही निपट गए, तो अब मैं इंडियन हॉटस्पॉट से शुरू कर दूंगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ और अगली क्लास तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करूँगा, आज तो खैर मैं पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगली वाली जो वीडियो आएगी वो इससे बेहतर होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।